नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। विच इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया? भारत में कृषि ऋण के लिए सीड्स बैंक कौन सा है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, नबार्ड। नबार्ड 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को बना था और इसको बनाया गया था। आरबीआई के पास एक अलग से वर्क होता था एग्रीकल्चरल एंड क्रेडिट फाइनेंस का। तो एग्रीकल्चर और क्रेडिट फाइनेंस का जो काम था वो दे दिया था नबार्ड को। नबार्ड पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड है। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन इन सीआरआर इनेबल्स द आरबीआई टू। सीआरआर में परिवर्तन करके आरबीआई क्या कर सकता है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंस द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, यह वह दर है, वह रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के यहां जमा कराना होता है। ये जो जमा होता है ये इसलिए होता है ताकि आरबीआई का कंट्रोल बना रहे बैंकों पे और उनकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे। सीआरआर को कम या ज्यादा करके जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक के यहाँ पे कैश कम या ज्यादा कर सकता है। जब रेट ज्यादा हो जाता है सीआरआर का तो कमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमाओं का ज्यादा पैसा आरबीआई के यहाँ जमा करना पड़ता है। जब रेट कम होता है सीआरआर का तो ज्यादा पैसा बैंकों के पास रह जाता है, कम जमा करना पड़ता है। इस तरीके से बैंकों की जो एबिलिटी होती है उधार देने की वो घटती और बढ़ती है। इससे सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, मुद्रा की आपूर्ति का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इससे। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, टोटल मनी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि पूरे देश में आम पब्लिक के पास जो मनी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कहा होता है उसको कहते हैं मनी की सप्लाई। नेक्स्ट, ऑप्शनल मनी इज अ, ऑप्शनल मनी इनमें से क्या है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नॉन लीगल टेंडर मनी। यह एक नॉन लीगल टेंडर मनी है। लीगल टेंडर मनी होता है जिसमें कोई व्यक्ति पेमेंट लेने के लिए बाध्य होता है। जैसे मुझे किसी को पेमेंट करना है और मैं रुपए में उसको पेमेंट कर सकता हूं, तो रुपया जो है वो लीगल टेंडर मनी है, मैं उसमें पे करूंगा करेंसी में, उसको लेना पड़ेगा, वो डिनाई नहीं कर सकता है। और नॉन लीगल टेंडर मनी ऐसे होते हैं कि जो टेंडर में काम तो आ जाते हैं, पेमेंट में काम तो आ जाते हैं, लेकिन लीगल बाइंडिंग नहीं है लेने वाला। जैसे मैं चेक से पेमेंट करूं, मैं डीडी से पेमेंट करूं, तो ये डिपेंड करता है लेने वाले पे कि वो चाहता है चेक में पेमेंट लेना या डीडी में पेमेंट लेना तो वो लेगा, नहीं चाहता तो वो नहीं लेगा। तो नॉन लीगल टेंडर मनी है, पेमेंट हो सकती है बट लेने वाला बाध्य नहीं होता है। If RBI wants to decrease the money supply in order to check inflation, आरबीआई चाहता है कि कंट्री में जो मनी की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, ताकि इन्फ्लेशन या जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो उनमें से वो कौन सा उपाय अपना सकता है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है, आप सही जवाब देने के लिए क्वेश्चन के तुरंत बाद पॉज करके अपना जवाब दे सकते हैं, उसके बाद चेक कर सकते हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शन हैं बॉन्ड सेल करके, क्योंकि जब बॉन्ड बेचेगा तो मार्केट में से पैसा आरबीआई की तरफ आ जाएगा, जिससे मनी सप्लाई पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो कम हो जाएगी मनी की। इंक्रीज इन सीआरआर, सीआरआर बढ़ा करके कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ाएगा तो जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। सीआरआर बढ़ने से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा रहेगा, यानी कि पब्लिक में सप्लाई कम होगी पैसे की, तो इससे भी सप्लाई कम होती है। हाइक बैंक रेट, बैंक रेट बढ़ा करके, जब बैंक रेट बढ़ाएगा आरबीआई तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाकी बैंक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, क्योंकि बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई से उधार लेते हैं, पैसा लेते हैं। तो जब उनका रेट बढ़ जाएगा तो वो भी आम पब्लिक से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करेंगे लोन वगैरह पे, तो वो बढ़ाएंगे रेट। जब रेट बढ़ेगा तो लोग डिमोटिवेट होंगे ज्यादा लोन लेने के लिए, उनको लगेगा कि
लोन ज्यादा महंगा हो गया है तो वो कम लेंगे लोन, तो इस तरह मनी की सप्लाई पब्लिक में कम होगी और इन्फ्लेशन चेक की जा सकती है, नियंत्रण किया जा सकता है। CRR मींस, CRR का मतलब क्या है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है बताइए। ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन ए, कैश रिजर्व रेशियो। विच बैंक इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक कौन से बैंक को कहा जाता है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द बैंक टू कन्वर्ट इट्स नॉन कैश एसेट इनटू कैश इजीली एंड विदाउट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तरलता का मतलब ये होता है कि बैंक के पास जो संपत्ति है उनकी तरलता तब मानी जाती है जब उनको वो बिना नुकसान के उसको कैश में बदल सके। तो इसको कहते क्या है, विदाउट। दरअसल मैंने एक्सप्लेनेशन में इसका जो ऑप्शन है वो बोल ही दिया है, आप आइडिया लगाएं क्या है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लॉस, बिना हानि के अपने जो गैर नकद संपत्ति हैं उनको नकद में बदल सके। परफॉर्मिंग एसेट्स मींस, निष्पादित परिसंपत्ति का अर्थ क्या है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, लोन्स एंड एडवांसेज व्हिच जनरेट इनकम। दरअसल बैंक जो उधार देते हैं, लोगों को लोन देते हैं, एडवांस दे देते हैं, उस पे बैंक इंटरेस्ट लेते हैं जो उनकी इनकम होती है बैंकों की। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंकों का जो लोन है वो फंस जाता है और उस पे उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, साथ ही साथ जो उनकी रीपेमेंट है वो भी टाइम से नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती है टाइम से तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनको एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि बैंक के लिए एसेट वो है जो बैंक ने लोगों को लोन बांट रखा है, वही बैंक की एसेट है। तो ऐसे लोन जो बैंक को वापस नहीं हो रहे हैं, ना उनका ब्याज आ रहा है, समय एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उतने दिन से नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोन को बैंक एनपीए बोलता है। और परफॉर्मिंग वो होते हैं जिनसे जनरेट होती रहती है इनकम, बराबर उनकी किस्त आ रही होती है। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रुपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर, भारत में रुपया किस वर्ष चलन में आया था। जिस रूप में रुपये को हम आज देखते हैं यह रुपया भारत में आया था 1835 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1835। अ मर्चेंट बैंक इज ऑल्सो नोन एज, एक मर्चेंट बैंक को इस नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट बैंक, निवेश बैंक। विच इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया, भारत में एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए कौन सा सर्वोच्च बैंक है, सीड्स बैंक कौन सा है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, नाबार्ड। इन इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज, भारत में लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम उपाय का ऋणदाता किसे कहा जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो अंतिम तौर पे उनके पास उपाय होता है कि वो आरबीआई से रुपया उधार लें। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों की एक पावर होती है साख सृजन की, इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जो उसको लिमिट करता है, उसको शक्ति को कंट्रोल करता है। जो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, रेपो रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से कौन सा मनी का, मुद्रा का कार्य नहीं है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस को स्टेबलाइज करना मनी का कोई फंक्शन नहीं है। मनी के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य करता है, ये वैल्यू स्टोर करने का काम करता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, संगठित मुद्रा बाजार का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडिजिनस बैंकर्स, देसी बैंकर। दरअसल इंडिजिनस बैंकर उन बैंकरों को बोला जाता है जो प्राचीन समय से, जैसे देसी साहूकार होते हैं, महाजन बनिए, जो पुराने समय में जब बैंकिंग जैसी जो आज की डेट में हमें फॉर्मल व्यवस्था दिखती है वैसी व्यवस्था नहीं थी, तो वो अपने तौर पे एक बैंकर होते थे, उनको देसी बैंकर
कहा जाता था। बाकी जो है ये ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का हिस्सा है। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल, रूरल बैंक, इंडिजिनस बैंकर नहीं है। नियरनेस ऑफ नियर मनी डिपेंड्स ऑन, नियर मनी की जो नियरनेस है वो किस बात पे डिपेंड करती है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के आधार पर डिपेंड करती है। जितना कोई भी उपकरण है, जैसे कोई सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसको उतना ज्यादा नियर मनी कहा जाएगा वो जितना ज्यादा लिक्विड होगा। लिक्विड का मतलब है कि जल्दी उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी नॉन कैश एसेट जो होती हैं उनको नियर मनी कहा जाता है। नियर मनी के एग्जांपल्स हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, या बैंक के टाइम डिपॉजिट हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, इवन सेविंग अकाउंट्स हैं। A cash discount received is entered on the 3-column cash book on which side? इसमें पूछा है कि कोई कैश डिस्काउंट प्राप्त हुई है तो 3 कॉलम कैश बुक बनाते समय उसको किस साइड दर्ज किया जाएगा? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रेडिट साइड। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है यानी कि ये इनकम है और इनकम क्रेडिट साइड में दर्ज होती है। The number of banks that were nationalized in 1969 and 1980 was dash respectively. राष्ट्रीयकृत बैंकों का नेशनलाइजेशन जब हुआ था, राष्ट्रीयकरण, तो कई बैंकों का 1969 में एक साथ नेशनलाइजेशन हुआ था, ऐसे ही 1980 में। तो उनकी संख्या बतानी है, 69 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 80 में कितने का हुआ था। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 14। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में हुआ था और 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई? आरबीआई के द्वारा एक फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF नाम से जानी जाती है, और इस फैसिलिटी के बारे में ये पूछा गया है। नीचे 4 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। 3 स्टेटमेंट ट्रू है, एक ट्रू नहीं है, उसकी पहचान करनी है। हिंदी में भी आप आराम से पढ़ लें चारों स्टेटमेंट्स को और इसके बाद देखें कौन सा इसका सही जवाब हो सकता है। तो गिवन ऑप्शंस में अब डिस्कस करते हैं। जो ट्रू नहीं है वो है ऑप्शन ए, इट इज अनसिक्योर्ड लेंडिंग बोरोइंग अरेंजमेंट बिटवीन आरबीआई एंड बैंक्स। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अनट्रू स्टेटमेंट है। LAF जो होता है, लिक्विडिटी अरेंजमेंट फैसिलिटी, ये जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों के पास लिक्विडिटी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इसके लिए खास तौर पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 2 टूल हैं जिनका यूज किया जाता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जैसे कि रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज फिक्स्ड या चेंज बाय आरबीआई। तो जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जब करता है तो रेपो रेट को वो फिक्स करता है, बदलता है, यानी कि कम ज्यादा करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ LAF इज टू इंजेक्ट या एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को कम या ज्यादा करना होता है बैंकिंग सिस्टम में। इट इज एक्सटेंडेड बाय आरबीआई टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स ओनली। ये फैसिलिटी आरबीआई आरआरबी को छोड़ करके कमर्शियल बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स तक प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मे ए बैंकर रिफ्यूज पेमेंट अगेंस्ट ए चेक इशूड बाय ए कस्टमर? कस्टमर के द्वारा इशू किए गए चेक की पेमेंट एक बैंक कब रोक सकता है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब कौन सा हो सकता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, when there are insufficient funds in the customer's account, जब कस्टमर के खाते में फंड insufficient हो, या और there is no communication, और कस्टमर से कोई कम्युनिकेशन ना हो पाए। Which of the following is not an achievement of bank nationalization? बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ तो उसकी उपलब्धि इनमें से एक नहीं है, वो कौन सी है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन। तो ये उपलब्धि नहीं है, बाकी ये तीनों उपलब्धि मानी जा सकती है नेशनलाइजेशन की। अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉर द पर्पस ऑफ ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी फॉर कमर्शियल बैंक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए ब्रांच? इनमें से कौन सा एक ब्रांच नहीं माना जा सकता है
बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कॉल सेंटर। इसको बैंक ब्रांच नहीं माना जा सकता, इनको बैंक ब्रांचेज माना जा सकता है इस संदर्भ में। Which of the following instruments is no longer actively used by Reserve Bank of India as an instrument of monetary management? मॉनेटरी मैनेजमेंट के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आरबीआई के द्वारा इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है उसको अब सक्रिय रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी बैंक रेट। दरअसल जब से एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी स्टार्ट हुई तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का ज्यादा यूज होता है आरबीआई के द्वारा, इसलिए बैंक रेट का यूज नहीं हो रहा है। हालांकि जो बैंक रेट है वो अभी भी जो आरबीआई है वो बैंक रेट अभी भी जारी करता है, उसके बारे में जानकारी देता है, बट जो यूज होता है वो एलएएफ का ज्यादा होता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, स्टैंडिंग फैसिलिटी, एलएएफ, इन सब का यूज किया जा रहा है। द इक्विटी कैपिटल ऑफ ए रीजनल रूरल बैंक इज हेल्ड। एक आरआरबी की जो इक्विटी कैपिटल होती है वो किसके पास होती है, किस तरीके से होती है, इनमें से सही ऑप्शन आपको पता लगाना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ज्वाइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। इनके पास ज्वाइंटली होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास 50%, इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास 15% और इसके बाद जो स्पॉन्सर बैंक है इसके पास 35%। इस प्रकार से इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर बैंकों का मेंटेन होता है आरआरबीज का। When a bank advances a loan to a customer against the security of gold या valuables, the relationship between the bank and the customer in respect of such gold या valuables is that of। ऐसे केस में जब बैंक एक कस्टमर को लोन देता है और उस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे गोल्ड या कोई वैल्यूएबल अपने पास रख लेता है, तो ऐसे केस में बैंक और कस्टमर कौन से रिलेशनशिप में होते हैं यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बेली एंड बेलर। दरअसल बेली और बेलर एक अरेंजमेंट होता है बेलमेंट का, जिस अरेंजमेंट के माध्यम से दो पार्टियों को बेली और बेलर कहा जाता है। इसमें एक पार्टी जो बेलर होता है वो अपना सामान, अपना गुड्स एक सिक्योरिटी के तौर पे, एक सुरक्षा की दृष्टि से रखता है एक दूसरी पार्टी के पास, जिसको बेली कहते हैं। इसी में अगर वो गुड़ जब रखी जाती है और वो इस तरीके से होती है कि लोन लेने के लिए रखी गई है, जब लोन पूरा हो जाएगा तो वापस वो ले ली जाएगी, तो बेलमेंट का ही एक टाइप होता है प्लेज। तो ऐसे केस में उसको प्लेजी और प्लेजर कहते हैं। तो बेली का ही एक टाइप होता है प्लेजी एंड प्लेजर, क्योंकि वो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, इसलिए सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द राइट टू रीफाइनेंस फैसिलिटीज फ्रॉम आरबीआई। इनमें से किसको रीफाइनेंस फैसिलिटी का राइट नहीं है, अवेलेबल नहीं है आरबीआई की तरफ से? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नैनीताल बैंक। दरअसल जो आरबीआई होता है वो रीफाइनेंस फैसिलिटी देता है कॉमर्शियल बैंक्स को या बाकी संस्थाओं को, और नैनीताल बैंक जो है यह एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को ये फैसिलिटी का राइट नहीं रहता है, इसलिए डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज which are listed in the second schedule of the scheduled bank। अनुसूचित बैंक कौन से बैंकों को कहा जाता है? जो शेड्यूल्ड होते हैं इनमें से कौन से एक्ट के सेकंड शेड्यूल में, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जो बैंक लिस्टेड होते हैं उनको शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यह बताना है। आप पॉज करके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लें और फिर देखें कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, इंग्लिश में और हिंदी में भी। इंग्लिश में पॉज कर लें, इसके बाद हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। आराम से देखें, चेक करें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है इन स्टेटमेंट्स में से वो है ऑप्शन डी, इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट्स या टर्म बोरोइंग लायबिलिटीज
ऑफ ओरिजिनल मैच्योरिटीज ऑफ 15 days एंड अबाउ। बैंकों के आपस में जो टर्म डिपॉजिट या टर्म बोरोइंग होते हैं जिनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी 15 दिन या उससे ज्यादा हो लेकिन 1 साल से ज्यादा ना हो, उनको इंक्लूड करते हैं नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज के लिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए। तो एसएलआर के लिए तो इंक्लूड करते हैं, इन्होंने यहाँ पे नॉट कहा है, नॉट इंक्लूड इसलिए रॉन्ग है। ये जो नॉट इंक्लूड की जो एग्जेम्पशन है, जो छूट है, वो केवल सीआरआर के संदर्भ में है, तो ये स्टेटमेंट सही है सीआरआर के लिए। बाकी एसएलआर मेंटेन होती है ऑल डेज ऑफ एंटायर फोर्टनाइट, सीआरआर मेंटेन होती है एवरेज ओवर द एंटायर फोर्टनाइट। In which of the following situations is the bank not acting as a holder for value? इनमें से कौन सी सिचुएशन में बैंक होल्डर फॉर वैल्यू के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा है? When it collects a check of ₹5 लाख, जब ये 5 लाख का एक चेक कलेक्ट करता है on behalf of ABC and company, who is the bank customer? ABC and company के तरफ से वो एक चेक कलेक्ट कर रहा है 5 लाख रुपए का, जो बैंक का कस्टमर है। तो किस केस में ये पूछा गया है, चेक तो कलेक्ट कर लिया इन्होंने, बैंक ने एबीसी के बिहाफ पे, तब वो होल्डर ऑफ वैल्यू नहीं कहा जाएगा, यह बताना है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में स्टेटमेंट्स को पढ़ लें, एबीसीडी 4 स्टेटमेंट। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, the bank credit ₹5 lakh to the account of ABC and company after the amount is realized। जब अमाउंट बैंक को मिल गया इस चेक का, तो बैंक ने कस्टमर के अकाउंट में 5 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए। जब कर दिए तो अब कोई वैल्यू होल्डर नहीं हो रही है, इसलिए बैंक को नहीं माना जाएगा यहाँ पे होल्डर वैल्यू का। बाकी तीनों सिचुएशंस में होल्डर ऑफ वैल्यू माना जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग ऑन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब कार्य शुरू किया, यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1935। इन इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को परिचालन का लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू, ई बैंकिंग में स्कीमिंग किसको कहा जाता है, यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में से चेक करें। तो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। स्कीमिंग दरअसल एक तरह का एक फ्रॉड होता है जिसके तहत एटीएम कार्ड जो होते हैं बैंक्स के, उनमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है और उस स्ट्रिप से जानकारी स्टील करना, चुराना, ये स्कीमिंग कहलाता है। व्हाट इज ओटीपी इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में ओटीपी का क्या मतलब है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, वन टाइम पासवर्ड। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रेडिट क्रिएशन। ये काम कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं, बाकी इशू करेंसी, बैंकर्स बैंक, क्रेडिट कंट्रोल, ये सेंट्रल बैंक यानी कि भारत में रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है, उसका ये कार्य है। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक इनमें से कौन सा है, यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। A currency that plays central role in the foreign exchange market, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक करेंसी जो मुख्य भूमिका निभाती है उसको क्या कहते हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, व्हीकल करेंसी, वाहन मुद्रा। दरअसल यहाँ पे सेंट्रल रोल का मतलब यह है कि जो डिफरेंट कंट्रीज जो होते हैं वो आपस में अपनी मुद्राओं के थ्रू जब कारोबार करते हैं, तो ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसके माध्यम से ज्यादातर कंट्रीज एक्सचेंज करते हैं जब खरीद बेच करते हैं। जैसे इंडिया कहीं से ऑयल खरीद रहा है तो कौन सी वो करेंसी है जिसमें ज्यादातर पेमेंट होती हैं? तो सही जवाब है यहाँ पे जो डॉलर है वो सबसे ज्यादा ये रोल प्ले करती है, तो वो एक व्हीकल करेंसी है। ऐसी जितनी भी करेंसीज हैं जो ऐसा रोल प्ले करती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उनको व्हीकल करेंसी कहा जाता है। आरबीआई एक्ट इनेक्टेड इन विच ईयर, आरबीआई अधिनियम किस वर्ष बना, यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1934। 1934 में इनेक्ट हुआ, आरबीआई एक्ट बना और 1935 से आरबीआई ने काम शुरू किया, 1 अप्रैल 1935 से।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1935 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, NABARD इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट इन इंडिया। भारत में रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इनका जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है वो NABARD होता है। NABARD मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। Which of the following is directly not associated with agriculture marketing? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन से इनमें से कौन सा सीधा नहीं जुड़ा है उसको बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर क्रेडिट। दरअसल जो क्रेडिट है ये क्रेडिट का एक तरीका है, फाइनेंस का माध्यम है, बाकी सब चीजें जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़े हैं। फॉर विच टर्म सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, केंद्रीय सहकारी बैंक किस अवधि के लिए कृषि ऋण प्रदान करते हैं यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन ये प्रोवाइड करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, सही जवाब है ऑप्शन सी, अप्रैल 1935। आईडीए, आईएफसी इंस्टीट्यूट्स आर रिलेटेड टू, ये संस्थान आईडीए और आईएफसी किससे संबंधित हैं यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, उसकी ये एफिलिएट्स हैं, उसकी संस्थाएं। इफ बैंक रेट इज रिड्यूस्ड बाय आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन विल बी, अगर बैंक रेट रिड्यूस किया जाए आरबीआई के द्वारा तो क्रेडिट क्रिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, इंक्रीज, तो क्रेडिट क्रिएशन इससे बढ़ेगा, बैंक रेट कम होने से ऋण सस्ता होगा, ऋण ज्यादा दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स स्टिमुलेट्स द एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा बैंक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल दोनों के डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। Which one of the following is not a method of credit control, इनमें से कौन सा क्रेडिट कंट्रोल का एक मेथड नहीं है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, यह ऑप्शन नहीं है। बाकी क्रेडिट कंट्रोल के ऑप्शन से टूल्स हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो। ऑनलाइन बैंकिंग इज नॉट नोन एज, ऑनलाइन बैंकिंग इनमें से किस नाम से नहीं जानी जाती है यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग नहीं कहा जाता। बाकी ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ई बैंकिंग नामों से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लास्टिक मनी, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी नहीं है यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, चेक, चेक प्लास्टिक मनी नहीं है। बाकी स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सबको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज, आरआरबी की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इनमें से कौन सी है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, NABARD। हालांकि जो NABARD है ये इनका रेगुलेटरी अथॉरिटी तो नहीं है, जो रेगुलेशन का काम है वो आरबीआई ही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। NABARD जो है वो एक सुपरवाइजरी बॉडी है, सुपरविजन का काम करता है NABARD। बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटी रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये थे आज के एमसीक्यूज, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। यह चैनल कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम्स में आपकी काफी मदद करेगा। ये जो क्वेश्चंस है ये पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड नाम से बुक है जो खास तौर पे पीजीटी एग्जाम्स के लिए बनाई गई है, लेकिन पीजीटी के अलावा ये टीजीटी के एग्जाम में भी मदद करेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में भी काफी मदद करेगी। इसमें पीजीटी के सिलेबस को कवर करते हुए कंटेंट भी है चैप्टर वाइज, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन से एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है, उन्हीं को हम वीडियोस के माध्यम से यहाँ पे सोल्व करा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।